अध्याय 11। जीवन संप्रदाय एक बार फिर शांति में लौट आया था। जियो होंगी और अन्य लोगों ने उस क्षण को प्रतिबिंबित करने के बाद उन पर राहत धोने की लहर महसूस की जो अभी अभी गुजर चुकी थी। किसी को नहीं पता था कि जियांग लियान्यू ने अपना मन क्यों बदल दिया था, केवल निश्चितता थी। धीरे से उतरने के बाद वह एक बच्चे की तरह धीरे से बड़बड़ाया, जिसने गलती की थी, मास्टर मर नहीं सकता। ये सुनकर जियो होंगी को गहराई से स्थानांतरित कर दिया गया। वह जल्दी से आगे बढ़ी, जियांग लियान्यू को अपनी बाहों में गले लगाते हुए और खुशी के आंसू रोते हुए। अच्छा शिष्य, पागलपन नहीं, मास्टर आपको अपने दाव दिल को स्थिर करने में मदद करेगा। मैं निश्चित रूप से आपको बचाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जियो होंगी के आलिंगन में आयोजित जियांग लियान्यू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी खूबसूरत आंखें जियांग चेन पर तय हुईं, उसके बाद एक उज्ज्वल मुस्कान। जियांग चेन पूरी तरह से स्तब्ध था। जियो होंगी की तरह उनका मानना था कि जियांग लियान्यू को आघात किया गया होगा, यही वजह है कि वह पागलपन में गिर गई थी। कल्पना कीजिए, एक पागल द्वारा घूरना कैसा लगता है, और ऐसा क्या लगता है जब एक पागल आप पर मुस्कुराता है। और एक बार और कल्पना कीजिए, स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम एक पागल, जिसने एक बार आपको घृणा की थी लेकिन अब आप पर मुस्कुरा रहे हैं, और न केवल किसी भी मुस्कान बल्कि एक सुंदर एक किस तरह की भावनाएं पैदा करेंगे। इस समय सभी जियांग चेन महसूस कर सकते थे कि उनकी खोपड़ी झुनझुनी थी। इस बीच प्रकाश की कई धारियां अभी भी तेजी से आ रही थी। जब वो उनसे मिलने गई तो जियो होंगी की भौं थोड़ी फुली हो गई। जियांग चेन को पता था कि प्रकाश की इन लकीरों को संप्रदाय मास्टर और वरिष्ठ बुजुर्ग होना चाहिए। वह सबब के लिए आशा कर सकता था कि वरिष्ठ बुजुर्ग जल्दी से जियांग लियान्यू को दूर ले जाएंगे और उसे बंद कर देंगे। अन्यथा वह वास्तव में एक पागल द्वारा देखे जाने की भावना को सहन नहीं कर सकता था। हालांकि जियांग चेन को निराश होना था। जियो होंगी ने जो भी कहा था, प्रकाश की लकीरें जल्दी से मुख्य शिखर पर लौट आईं। जियांग लियान्यू भी इससे आश्चर्यचकित थे। उसने सोचा था कि वह निश्चित रूप से इस बार बंद हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो उसे अपने शाही सार को फिर से विस्फोट करके उन्हें धमकी देना होगा। आखिरकार वह जियांग चेन को फिर से कभी नहीं देखने के बजाय मारा जाएगा, दूसरों के लिए ये सोचकर कि वह पागलपन में गिर गई थी। जियांग लियान्यू को लगता है कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता। पुनर्जन्म के 9 चक्रों को देखने के बाद उसे लगा कि वह कभी भी इतनी स्पष्ट नहीं थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरों ने क्या सोचा था। दर्शक भ्रमित है। सटीक होने के लिए काला होना अंधेरे पक्ष में गिरना और पागलपन में गिरना समान है। दोनों को किसी प्रकार की उत्तेजना से ट्रिगर किया जाता है, जिससे स्वभाव में भारी बदलाव होता है, जो बेहद ठंडे खून बन जाता है और असंगत तरीके से व्यवहार होता है। थोड़ी सी भी असहमति में वह जीवन संप्रदाय को रक्त की एक नदी में बदल देती है, जो कि अंधेरे और पागलपन का संकेत है। अन्यथा जियो होंगी की खेती के साथ वह स्वाभाविक रूप से एक नज़र में देख पाएगी कि क्या जियांग लियान्यू वास्तव में स्पष्ट था। आपने उनसे क्या कहा, मास्टर? अपनी जिज्ञासा को शामिल करने में असमर्थ जियांग चेन ने जियो होंगी से पूछा। जियो होंगी ने जवाब दिया, मैंने कहा कि लियान्यू मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती है और केवल मेरी तरफ से रहकर वह खुद को रोक सकती है और फिर से अपने शाही सार को विस्फोट नहीं कर सकती है। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन वह अपनी पीठ को सीधा कर सकती थी क्योंकि वह बोलती थी, स्पष्ट रूप से खुद पर बहुत गर्व करती है। इसने जियांग चेन चकले को बनाया और उन्होंने जवाब दिया, मास्टर, आपकी पीठ को सीधा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास हमेशा एक अच्छा फिगर था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियो होंगी की अभिव्यक्ति तुरंत अंधेरा हो गया और हाल ही में जियांग चेन की उसकी बेहतर राय एक बार फिर से गिर गई। वह ये नहीं जानती थी कि जियांग चेन का कारण ये था कि एक खलनायक के रूप में अपनी छवि को ठोस बनाने के लिए सटीक रूप से ब्रेज़न था। पुनर्जन्म के 9 चक्रों के बाद उनके कार्यों के कारण जियो होंगी ने एक से अधिक बार बेहतर के लिए उनकी राय को बदल दिया, लेकिन ये परिवर्तन फिर से विभिन्न बुरे कर्मों और संयोगों के कारण गिर जाएंगे। इसने जियो होंगी को पीड़ा में बना दिया, यहाँ तक कि अगर जियांग चेन की मृत्यु हो गई थी तब भी वह पछतावा से भर गई और खुद को दोषी ठहराया। वह हमेशा मानती थी कि यह एक मास्टर के रूप में उसकी पूरी गलती थी। जियांग चेन की योजना सरल थी। जियो होंगी को हमेशा के लिए अपराधबोध के साथ रहने देने के बजाय वह खलनायक लेबल को गले लगाएगा और जियो होंगी को दिखाएगा कि यह उसका वास्तविक स्वभाव था। उसे दोषी महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी मूल कहानी का हिस्सा था। आप अपने गुरु से इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे करते हैं? वापस जाओ और अपनी गलतियों को प्रतिबिंबित करो। उद्धरण चिन्ह। जियो होंगी उग्र था और तुरंत उसे डांटा। ठीक है, जियांग चेन ने अपने सिर के पीछे अपने हाथों से खुशी से वापस कर दिया। जियांग लियान्यू ने एक पल के लिए सोचा और छोटे कदमों के साथ उसका पीछा किया। जियो होंगी उसे रोकना चाहता था, लेकिन फिर इस विचार को खारिज कर दिया। यह अच्छा है कि लियान्यू ने उसे बारी से बोलने से रोकने के लिए उसे देखने दिया। वैसे भी अगर कुछ होता है तो मैं तुरंत भाग सकता हूँ। उसने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद 9वें पीक मास्टर।
माँ वू, जो कड़े डर गए थे, कृतज्ञता में झुक गए। वास्तव में वह पहले छोड़ना चाहता था, लेकिन उसने जियांग लियान्यू के रूप में नहीं छोड़ा था। बस से पहले के दृश्य के बारे में सोचकर अपनी रीढ़ की हड्डी को नीचे भेजा। एल्डर वो, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जियो हुंगी ने एक इशारा किया जैसे कि उसकी मदद करने के लिए। एक आपदा से बचने से राहत की भावना के साथ माँ वू ने कहा, 9वें पीक के पीक मास्टर, मुझे लगता है कि जियांग लियान्यू पागल हो गया है और यह जियांग चेन के कारण होना चाहिए। आपको इसकी पूरी जांच करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो प्रवर्तन के हॉल पर कॉल करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह शांत। जियो हुंगी ने ठंड से बाधित किया, 9वें शिखर के मामले एल्डमा की चिंता में से कोई भी नहीं है। मुझे पता है कि मेरे शिष्यों को कैसे सिखाना है। उद्धरण चिन्ह ... बारी से बोलने के लिए मेरी माफी। माँ वो फिर से झुका। जियो हुंगी की उसके शिष्यों की रक्षा पूरे जैन संप्रदाय में अच्छी तरह से जाना जाता था। हालांकि उनका मानना था कि जल्द या बाद में जियो हुंगी जियांग चेन की नीच प्रकृति के माध्यम से देखेंगे, उनकी खेती को छीनेंगे और उन्हें संप्रदाय से बाहर निकालेंगे। अफसोस, इस विचार के साथ माँ वू ने अपने दिल में गहराई से आहें भरी। उनके जैसे लोग, जो वास्तव में किसी भी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के बिना संप्रदाय की देखभाल करते थे, जैन संप्रदाय में दुर्लभ थे। 9वें शिखर के पहाड़ों पर एक लकड़ी के मंडप के सामने सभी तरह से जियांग चेन ने अपनी रीढ़ के नीचे एक ठंडा महसूस किया, और अब जब वह अपने आवास पर आ गया था तो वह केवल असहाय रूप से घूम सकता था। 5वीं जूनियर बहन, मास्टर ने मुझे अपनी गलतियों को प्रतिबिंबित करने का आदेश दिया है। क्या आपके लिए मेरे पीछे रहने के लिए ये थोड़ा अनुचित नहीं है? इसके बारे में क्या अनुचित है? जियांग लियान्यू ने भ्रम की स्थिति में कहा, क्या सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ने ये भी नहीं सोचा कि लियान्यू पागल हो गया है? फिर मुझे बस वैसा ही व्यवहार करें जैसे कि मैं पागल हूँ, और स्वाभाविक रूप से एक पागल के साथ तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पागल होना सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है? जियांग चेन ने अंदर की ओर शिकायत की। शायद वह एक समझदार व्यक्ति के व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकता था, लेकिन वह एक पागलपन की भविष्यवाणी कैसे कर सकता था? क्या होगा अगर जियांग लियान्यू पागल हो गया और उसे तलवार से हमला करने का फैसला किया? मानो या न मानो, अगर आप नहीं छोड़ते तो मैं आपको मारूंगा। जियांग चेन ने फिर से अपनी मुट्ठी जकड़ ली, भयंकर और धमकी दी। मुझे विश्वास नहीं है, वर्तमान सबसे बड़े वरिष्ठ भाई मुझे हरा नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियांग लियान्यू ने अपने मुंह के कोनों पर एक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। जियांग चेन अवाक था, हालांकि यह सच था। क्या वास्तव में इसे जोर से कहने की आवश्यकता थी? क्या आपको लगता है कि खलनायक को शर्मिंदगी का कोई मतलब नहीं है? मानसिक रूप से शिकायत करते हुए उन्होंने वास्तव में जियांग लियान्यू के हर भ्रूभंग और मुस्कान को देखा। उसकी आंखें स्पष्ट थीं और उसका तर्क अभी भी तेज था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उसकी ओर कैसे देखा, वह एक पागल की तरह नहीं लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह महिला पागल नहीं थी? पागल होने का नाटक करना और बेवकूफ सिर्फ मुझे मारने के लिए। जियांग चेन ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया। अंत में उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। जूनियर बहन, ये जगह एकांत है और अब ये सिर्फ आप और मैं, एक पुरुष और एक महिला है। ये स्वाभाविक है कि आपके सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को कुछ अनुचित विचार होने लगते हैं। जैसा कि उन्होंने बात की, जियांग चेन ने अपने हाथों को बढ़ाते हुए और अपनी उंगलियों को झकझोरते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। लेचरी से भरी आंखों की एक जोड़ी के साथ उन्होंने मुस्कुराहट दिखाते हुए जियांग लियान्यू के शरीर को उकसाया। इस तरह के व्यवहार को देखते हुए उनका मानना था कि कोई भी सामान्य महिला डर जाएगी। लेकिन आगे क्या हुआ? जियांग चेन जगह में जम गया। उसके गालों पर एक मामूली ब्लश के साथ जियांग लियान्यू एक ईल की तरह अपनी बाहों में घुस गया। उसने अपने सिर को जियांग चेन की छाती में दफन कर दिया। उसके नाजुक हाथ उसकी कमर से चिपके हुए जैसे कि उसे खोने से डरते हैं। अपनी बाहों में नर्म और सुगंधित सुंदरता के साथ जियांग चेन ने भी सनसनी की पूरी तरह से सराहना शुरू नहीं की थी। जब उन्होंने देखा कि जियांग लियान्यू के कंधों को थोड़ा कांपते हुए देखा गया था, उसकी आवाज मुश्किल से श्रव्य थी। जब तक सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई तैयार है, तब तक लियान्यू किसी भी चीज के साथ ठीक है। अफसोस, ऐसा लगता है कि मेरी 5वीं जूनियर बहन वास्तव में पागल हो गई है। जियांग चेन ने आकाश को पछतावा से भरे चेहरे के साथ देखा, फिर भी उसके हाथ अभी भी घूम रहे थे। मेजबान के कार्य खलनायक के चरित्र सेटिंग के अनुरूप है। सुपीरियर ग्रेड आध्यात्मिक हथियार द फ्लेम ब्लड ड्रैगन तलवार प्राप्त करने के लिए बधाई। अध्याय 12। अंत में जियांग लियान्यू को अभी भी जियांग चेन द्वारा दूर ले जाया गया था। यह नहीं था कि वह कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन जोखिम बहुत अच्छा था। कौन जानता था कि क्या जियांग लियान्यू का पागलपन रुक रुक कर था या स्थायी? क्या होगा अगर वह अचानक उत्साह के बीच में अपनी स्पष्टता हासिल कर लेती है? क्या इसका मतलब उनके जीवन का अंत नहीं होगा? हालांकि वह बिना किसी कारण के पागल क्यों होगी? मूल साजिश ने इसका उल्लेख नहीं किया। क्या यह उसका प्रतिशोध हो सकता है? जियांग चेन ने शार्डन फ्रॉइडर के साथ सोचा।
पुनर्जन्म के 9 चक्रों के माध्यम से उन्होंने हमेशा खुद को याद दिलाया कि उनके जूनियर भाइयों और बहनों से गलतफहमी और सर्दी लुक जानबूझकर नहीं थे, बल्कि इस दुनिया और नायक के प्रभामंडल से प्रभावित थे। फिर भी वह अभी भी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन नाराजगी महसूस कर रहा है। आखिरकार 1000 साल के अनगिनत ठंडे तारों और आरोपों को एक ज्वालामुखी भी ठंडा कर देगा। लकड़ी की झोपड़ी में लौटते हुए जियांग चेन के विचार चले गए और एक क्रिम्सन रक्त तलवार उभरी और अपने मूल गठन से हवा में मदरा गई। तलवार 3 झांग लंबे समय से अधिक थी, रक्त से लाल ब्लेड के साथ जैसे कि खून से घिर गया हो। हिल्ट को 2 फ्लेम ड्रैगन भयंकर और थोपने के साथ जोड़ दिया गया था। ये सुपीरियर ग्रेड आध्यात्मिक हथियार था जिसे उन्होंने सिस्टम के माध्यम से प्राप्त किया था, फ्लेम ब्लड ड्रैगन तलवार। कल्टीवेटर जो अपनी बैंगनी हवेली खोलते हैं और अपने मूल गठन को संघनित करते हैं, वे आध्यात्मिक हथियारों को इसके भीतर संग्रहित कर सकते हैं, उन्हें साल भर का पोषण कर सकते हैं। इस दुनिया में सामान्य आध्यात्मिक हथियारों को निम्न ग्रेड, मध्यम ग्रेड और उच्च ग्रेड में वर्गीकृत किया गया है, उनके ऊपर बेहतर और दिव्य ग्रेड के साथ। केंद्रीय डोमेन में प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के रूप में जीवन संप्रदाय के पास अपने संप्रदाय के खजाने के रूप में एक दिव्य ग्रेड आध्यात्मिक हथियार है। अधिकांश मुख्य गठन क्षेत्र के कल्टीवेटर आमतौर पर केवल एक मध्यम ग्रेड आध्यात्मिक हथियार रखते हैं। जियांग चेन के मुख्य गठन को नष्ट करने से पहले उन्होंने अपनी बैंगनी हवेली में एक उच्च ग्रेड आध्यात्मिक तलवार का पोषण किया। जब कोर गठन को छोड़ दिया जाता है तो ये बेहतर आत्मा तलवार भी इसके साथ ही नष्ट हो जाती है। सुपीरियर ग्रेड आध्यात्मिक हथियारों के लिए वे ज्यादातर ऊपरी 4 क्षेत्रों से काश्तकारों के हाथों में हैं। जियो होंगी के पास एक लाल चाबुक है जो बिल्कुल शक्तिशाली है। फ्लेम ब्लड ड्रैगन तलवार को पकड़े हुए जियांग चेन तुरंत महसूस कर सकते हैं कि इसके भीतर निहित ऊर्जा बहुत हिंसक है। यदि निचले 4 स्थानों में से एक कल्टीवेटर इसे छूने के लिए होता तो उनकी पवित्रता एक पल में खा जाती। यहाँ तक कि उसके लिए इसे लंबे समय तक पकड़े हुए एक ही खतरा है। जियांग चेन की आंखें थोड़ी संकीर्ण हो जाती हैं क्योंकि वह कोर गठन में तलवार का पोषण जारी रखते हुए गहरे विचार में पड़ जाता है। माँ वो यह आदमी जो उसका विरोध करता है उसे मरना होगा, लेकिन अगर वह बस उसे मारने के लिए होता तो वह जियांग चेन की गहरी नफरत नहीं करता, इसलिए वह एक और दृष्टिकोण लेने का फैसला करता है। जीवन संप्रदाय के एक सौली दक्षिण में एक शहर है जिसे कैंगशी सिटी कहा जाता है। उस रात 1 दर्जन से अधिक बुरे आदमी प्रत्येक कपड़े पहने हुए शहर में घुसने के लिए अंधेरे के कवर का लाभ उठाते हैं। समूह गली गली के साथ चलता है, अंततः एक बड़ी संपत्ति के सामने पहुंचता है। ये स्थान एमे परिवार निवास है। अंदर माँ वो के वंशजों को अपने माता पिता, पति पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। युवा गुरु ने आदेश दिया है कि माँ परिवार के मुर्गियों और कुत्तों को भी नहीं बख्शा जाएगा। जियांग परिवार अपने कार्यों में सतर्क है और कभी भी कोई गलती नहीं करता है। क्या हमें इस तरह के एक अधिनियम को करने से पहले परिवार के प्रमुख की मंजूरी नहीं लेनी चाहिए? उद्धरण चिन्ह आपने अभिनय करने के लिए कहा है, बकवास करने के लिए नहीं। जैसा कि परिवार के प्रमुख द्वारा कमान की गई है, हम युवा मास्टर के सेवक हैं और उसके आदेशों को किसी और चीज के ऊपर प्राथमिकता देते हैं। मैंने बारी से बात की। इसके साथ समूह एमे परिवार के परिसर में छलांग लगाता है। तुरंत एमे परिवार की रोशनी जला दी जाती है और चीखें हवा भरती हैं। आधे घंटे बीत चुके हैं जब तक किंगशी शहर के भगवान अपने सैनिकों के साथ आते हैं। हर किसी से पहले का दृश्य उन्हें सदमे में हौंफता है। अंग और शरीर के अंग हर जगह बिखरे हुए हैं। एमे परिवार के 40 सदस्य सभी रक्त के पूल में झूठ बोलते हैं, बिना किसी अपवाद के। पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे। सचमुच एक भी चिकन और कुत्ता नहीं बचा है। अभी भी अवशिष्ट महत्वपूर्ण ऊर्जा है। यह एक कोर गठन दायरे की खेती करने वाले का काम होना चाहिए। ये संभव है कि सभी मुख्य गठन के दायरे का कल्टीवेटर हैं, अन्यथा यह इतना तेज नहीं होगा और लड़ाई के कोई संकेत नहीं है। ये लोग अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं, साधारण काश्तकारियों की तरह नहीं, एक सेना की तरह अधिक। मेरे भगवान, एमे परिवार ने इस तरह की तबाही के बारे में बताया। ये तुरंत रिपोर्ट करें और किसी को समाचार के साथ जीवन संप्रदाय में भेजें। अगले दिन जीवन संप्रदाय में माँ वो गोली के कमरे में गोलियों को परिष्कृत कर रहा है। टकराना अपने विचारों में परेशान, ये गोलियों का तीसरा बैच है जिसे उसने बर्बाद कर दिया है। कोई और अधिक शोधन नहीं। माँ वो एक अंधेरे चेहरे के साथ गोली के कमरे से बाहर निकलता है, बेहद चिड़चिड़ा दिखाई देता है। ये देखकर गोली शिष्य अपने सिर को कम करती है, किसी भी आवाज को बनाने की हिम्मत नहीं करती है। कल की घटनाओं से डरने वाले डर से माँ वो को इस तरह से जोड़ा गया है, वह ये है कि उसके अंदर एक बुरा प्रीमियर है। एक मुख्य गठन की खेती के रूप में माँ वो को पता है कि इस तरह के प्रीमियर का एक कारण होना चाहिए, लेकिन वह इस समय इसका पता नहीं लगा सकता है। 9वें शिखर से कोई खबर। वह लापरवाही से गोली शिष्यों में से एक से पूछता है। एल्डर को रिपोर्ट करते हुए, मैंने गोलियां पहुंचाते हुए विवेकपूर्ण तरीके से पूछताछ करने का अवसर लिया। ऐसा लगता है कि जियांग चेन को दीवार का सामना करने और प्रतिबिंबित करने के लिए 9वें शिखर के सिर द्वारा दंडित किया गया है। उद्धरण चिन्ह
डेंटोंग ने जवाब दिया, बस दीवार का सामना करते हुए प्रतिबिंबित करते हुए। मा वू ने भड़काया, इस तरह की सजा को कोई सजा नहीं मिली। उनकी राय में बहुत कम से कम एक सच्चे शिष्य की स्थिति को छीन लिया जाना चाहिए, विशेष रूप से उस जियांग चेन को देखते हुए। कल जियांग चेन ने क्या किया? लंबे समय तक सोचने के बाद मा वू एक उपयुक्त शुल्क के साथ नहीं आ सकता है। आखिरकार कल जियांग चेन के साथ उनका संघर्ष केवल शब्दों का एक युद्ध था, और जिसने लगभग उसे मार डाला और संप्रदाय में आपदा लाया वह था जियांग लियान्यू। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। ये सही है, जियांग चेन रहा होगा जो जानता था कि जियांग लियान्यू पागलपन में गिर गया था और उसे उकसाया, लगभग एक तबाही का कारण बना। उसका दिल सजा का हकदार है। उद्धरण चिन्ह। मास्टर, आप उस 9वें शिखर के सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के खिलाफ क्यों हैं? युवा शिष्य से पूछा। उसके खिलाफ मैं, मा वू, अपने कार्यों में सीधा हूँ। मैं कभी किसी को निशाना नहीं बनाता। उद्धरण चिन्ह। मा वू ने तिरस्कारपूर्वक और ईमानदारी से कहा, मेरे शिष्य के रूप में आपको संप्रदाय और अमृत शिखर की चिंताओं को साझा करना चाहिए। जियांग चेन के पास एक नीच चरित्र है और उनके दुष्कर्म रिकॉर्ड करने के लिए बहुत अधिक हैं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति संप्रदाय में रहता है तो ये धर्मी पद के लिए एक अपमान है, जीवन संप्रदाय का अपमान। उद्धरण चिन्ह। मुझे ये याद होगा, शिष्य ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा। यह अजीब बात है। आखिरकार जियांग परिवार एक सहस्राब्दी पुराना परिवार है और जियांग परिवार का पितृसत्ता सभी दिशाओं में थोप रहा है। उन्होंने जियांग चेन की तरह एक पतित का उत्पादन कैसे किया? यदि शीर्ष बीम सीधा नहीं है तो नीचे की बीम कुटिल हो जाएगी। मुझे लगता है कि जियांग परिवार भी अच्छा नहीं है। मा वू ने खुद को गुनगुनाना शुरू कर दिया। क्या जियांग परिवार बहुत मजबूत है? शिष्य ने फिर से पूछा। ये सुनकर मा वू की अभिव्यक्ति थोड़ी अधिक गंभीर हो गई। न केवल मजबूत बल्कि बेहद मजबूत। क्या आपको लगता है कि संप्रदाय को जियांग चेन के दुष्कर्मों के बारे में पता नहीं है? क्या प्रवर्तन का हॉल नहीं जानता है? जिस कारण से वे आंखें मोड़ते हैं वह जियो होंगी की पक्षपात के कारण है, और यह भी कि जियांग परिवार के लिए चिंता का विषय है। उद्धरण चिन्ह। जीवन संप्रदाय पहले से ही केंद्रीय डोमेन में एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय था और उसी स्तर के संप्रदायों के अलावा केवल शाही राजवंश से पार कर सकता था। फिर भी जियांग संप्रदाय ने अभी भी जियांग परिवार की आशंका जताई। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जियांग परिवार की ताकत ऐसी है कि जियांग संप्रदाय को भी सतर्क रहना होगा? ये सोचकर युवा शिष्य ने एक गहरी सांस ली और फैसला किया कि भविष्य में उसे हर कीमत पर जियांग चेन से बचना चाहिए। अपने शिष्य को भयभीत करते हुए मा वू ने फिर से डाला और डांटा, आप इतने कायरता क्यों हैं? अगर जियांग परिवार मजबूत है, एक बार जियांग चेन जियन संप्रदाय में शामिल हो गया तो वह जियन संप्रदाय का शिष्य बन गया। हर कोई जानता है कि मैंने खुले तौर पर उसका विरोध किया है और मैं अभी भी सुरक्षित और ध्वनि नहीं हूं। उसे 100 हिम्मत दो, क्या वह मुझ पर उंगली बिछाने की हिम्मत करेगा? संप्रदाय के नियम सिर्फ शो के लिए नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एल्डर मा, आध्यात्मिक तलवार ले जाने वाले प्रवर्तन के हॉल से एक बुजुर्ग जल्दबाजी में पहुंचे और कहा, एक आपदा हुई है। आपके एमए परिवार के 40 से अधिक लोगों को रात भर वध किया गया है। एक भी नहीं बख्शा गया था। उद्धरण चिन्ह। क्या? मा वू सदमे में कूद गया। एमए परिवार वध किया? P5। अगले सेकंड उसने अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस किया, खून का एक मुंह बाहर निकाला और बाहर निकला। ये देखकर उसके बगल में युवा शिष्य पीला हो गया और बेकाबू हो गया। अध्याय 13। मेजबान के कार्य खलनायक के चरित्र सेटिंग के अनुरूप है। इनाम, तलवारबाजी में मामूली उपलब्धि, तलवार की हुई अभिव्यक्ति। तलवार की हुई अभिव्यक्ति। लकड़ी के मंडप में जियांग चेन की भौहें उठाई गईं। तलवार के तरीके को निम्नलिखित स्तरों में विभाजित किया गया है। शुरुआती, मामूली उपलब्धि, प्रमुख उपलब्धि और ग्रैंड मास्टर। तलवार के रास्ते का अभ्यास करने वाले एक विशिष्ट कल्टीवेटर को 10 साल के लिए तलवार की सेवा करनी चाहिए, 10 साल के लिए तलवार को गुस्सा करना चाहिए और 10 साल तक तलवार के साथ प्रशिक्षित करना चाहिए, इससे पहले कि वे तलवार के तरीके के शुरुआती स्तर में प्रवेश कर सके, तलवार के साथ एक बने और तलवार के दिल को प्राप्त कर सकें। तलवार का रास्ता हमेशा युद्ध में अपने कौशल के लिए जाना जाता है। तलवार के दिल को प्राप्त करने वाले कल्टीवेटर न केवल अधिक शक्तिशाली तलवार तकनीकों को मिटा देते हैं, बल्कि शायद ही कभी समान स्तर पर एक समान मिलते हैं। जब तलवार के दिल को चरम पर सम्मानित किया जाता है तो यह मामूली उपलब्धि स्तर तक आगे बढ़ सकता है, जिससे तलवार की हुई को प्रकट करने की अनुमति मिलती है। जब जियांग लियान्यू ने मा वू को मारने की कोशिश की तो बर्फीले तलवार की हुई के स्ट्रैंड्स ने इसे जारी किया था, जो बिल्कुल तलवार की हुई अभिव्यक्ति थी। विशिष्ट होने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, यहाँ तक कि एक औसत दर्जे की प्रतिभा तलवार के तरीके के शुरुआती स्तर तक पहुंच सकती है। हालांकि आगे बढ़ने के लिए प्रतिभा और दृढ़ता दोनों की आवश्यकता होती है। सबसे सरल उदाहरण यह है कि जैन संप्रदाय के पास तलवार की खेती करने वालों की कोई कमी नहीं है जो तलवार की हुई को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश 100 साल से अधिक उम्र के हैं और कई वर्षों तक तलवार के तरीके का अध्ययन किया है।
फिर भी जियांग लियान्यू ने 8 साल की उम्र में तलवार का अभ्यास करना शुरू कर दिया था और पहले से ही 18 से तलवार क्यूई को आकार दिया था, जो एक महारानी की मुद्रा है। जियांग चेन की प्रतिभा एक 10,000 में से एक है, जैसा कि मूल कहानी में सेट किया गया है। एक प्रमुख खलनायक के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से अच्छी प्रतिभा और एक मजबूत पृष्ठभूमि होनी चाहिए, जिससे पाठकों के लिए ये संतोषजनक हो जाता है जब नायक उसे हरा देता है। पुनर्जन्म के अपने 9 चक्रों में जियांग चेन ने कई जीवन में चरम पर तलवार के तरीके को सम्मानित किया है। उसने एक तलवार से पहाड़ों को अलग कर दिया है और दूसरे के साथ समुद्र को काट दिया है। खलनायक के प्रभामंडल के प्रभाव में वह एक बार 7 लुमिनरी तलवार मंडप से 5 तलवार के ग्रैंडमास्टर्स द्वारा घेर लिया गया था। अंत में उन्होंने 5 के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, उनमें से कई को मार डाला। उस लड़ाई ने उसे तलवार के ग्रैंडमास्टर्स के ऊपर रखा, केंद्रीय डोमेन को चौंका दिया, और वह भी एक तलवार सम्राट के असर की अफवाह थी। लेकिन परिणामस्वरूप उस घटना के लंबे समय बाद नहीं, वह नायक और महिला के एक समूह द्वारा गैंगरेप किया गया था और महिला पात्रों का समर्थन करता था। अंत में उन्हें अपने जीवनबद्ध आत्मा तलवार को आत्मविनाश करना पड़ा और हजारों ली के लिए भागना पड़ा। सारांश में, जबकि सिस्टम का इनाम शक्तिशाली लगता है, जियांग चेन की तलवार का अभ्यास करने के 9 जीवनकाल ने उन्हें तलवार के रास्ते में गहरी अंतर्दृष्टि दी है। सिस्टम के बिना भी वह तलवारबंदी में मामूली सफलता हासिल करने के लिए कुछ महीनों के लिए खुद को कठिन अभ्यास में डुबो सकता है और उस क्षेत्र तक पहुंच सकता है जहां तलवार क्यूई आकार ले सकती है। यह इनाम केवल समयरेखा को थोड़ा पहले आगे बढ़ाता है। पलक झपकते ही कई दिन बीत गए। एमे परिवार का नरसंहार और अमृत की स्थिति अल्सर पी कैल्डमावो, जिनकी गोली की आग नियंत्रण से बाहर हो गई और उन्हें कोमा में गिरने का कारण मिला, जो कि जैन संप्रदाय के भीतर व्यापक रूप से चर्चा की गई थी। ये घटना जैन संप्रदाय के भीतर जंगल की आग की तरह फैल गई। विशेष रूप से कैंशी शहर के स्वामी द्वारा जांच के परिणामों को सीखने के बाद जैन संप्रदाय के शिष्य सभी हैरान थे। एमे परिवार को भगाने वाले दोषी सभी कोर गठन स्तर पर थे और उनमें से 1 दर्जन से अधिक थे। इसका अर्थ क्या है? केंद्रीय डोमेन में कोर गठन काश्तकार पहले से ही एक साधारण संप्रदाय की नींव है। यहाँ तक कि जैन संप्रदाय की तरह पहली दर वाले संप्रदाय में वे सच्चे शिष्यों या बड़ों के स्तर पर हैं। लेकिन एमे परिवार को भगाने के लिए, जिसमें केवल निचले 4 स्थानों के काश्तकार थे, उन्होंने 1 दर्जन से अधिक कोर गठन काश्तकारों को भेजा। यह एक चिकन को मारने के लिए एक क्लीवर का उपयोग नहीं कर रहा है, लेकिन एक चींटी को मारने के लिए एक क्लीवर का उपयोग कर रहा है। TLN कहावत। फिर एक और सवाल पैदा हुआ। यद्यपि केंद्रीय डोमेन में कई संप्रदायों में 1 दर्जन से अधिक कोर गठन काश्तकार हैं, लेकिन इन काश्तकारों को नगण्य एमे परिवार पर हमला करने के लिए एक साथ इकट्ठा होने पर गर्व है। यहाँ तक कि एक शीर्ष स्तरीय राक्षसी संप्रदाय इतना कम नहीं होगा। तो एमे परिवार को किसे भगा सकता था? हर कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन विचार कर सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं। यह एक केंद्रीय डोमेन बल के काम की तरह नहीं लगता है, बल्कि एक बाहरी बल केंद्रीय डोमेन में अत्याचार करता है। इस विचार के साथ एक ऐसा नाम जो किसी को भी केवल हर किसी के दिमाग में सामने आने से डरता है। जियांग परिवार। मावू के साथ जियांग चेन का संघर्ष कुछ समय के लिए चल रहा था और कई लोग इसके बारे में जानते थे। और जियांग परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में जियांग चेन के पास निश्चित रूप से इस तरह के अत्याचार करने का कारण और शक्ति दोनों थी। हालांकि यह समझ में आया, कोई ठोस सबूत नहीं था। हालांकि किसी कारण से लगभग सभी ने सहज रूप से निष्कर्ष निकाला कि जैसे ही जियांग चेन का नाम उनके दिमाग में दिखाई दिया, उसे इसके पीछे होना चाहिए। कोई दूसरी संभावना नहीं थी। एक समय के लिए जियुन संप्रदाय चर्चा के साथ अबूझ था। जहां भी जियांग चेन गया, शिष्यों ने उसे प्लेग की तरह बचाया। यदि वे उससे बच नहीं सकते हैं, तो वे जियांग चेन को चापलूसी करते हुए उसे अपने दिलों में सबसे विषैले शब्दों के साथ कोसते हुए। जियांग चेन ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। पुनर्जन्म के 9 चक्रों के बाद एमे परिवार को कई बार वध किया गया था, और यहाँ तक कि अगर यह उसका काम नहीं था, तो दोष अभी भी उस पर गिर गया। ये भी इस कारण से था कि मावू के साथ उनका झगड़ा जीवन और मृत्यु के एक बिंदु पर पहुंच गया था। ये खलनायक का प्रभामंडल है। खलनायक के प्रभामंडल के प्रभाव के तहत वह दोष लेने के लिए बाध्य था, चाहे वह घटनाएं जियांग चेन की कर रहे हो या नहीं। उन्होंने जो कुछ भी किया, दूसरों के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार गिरावट आएगी। 1000 साल तक फैले 9 जीवनकाल के लिए जियांग चेन को पता नहीं था कि उन्हें कितनी बार गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था और गलत समझा गया था। लेकिन इस जीवन में दूसरों के शाप और भय का सामना करते हुए वह वास्तव में सहज महसूस करता था, क्योंकि वह वास्तव में इस बार एक जिम्मेदार था। कोई गलतफहमी नहीं थी। उपन्यास के मूल भूखंड में खलनायक के सबसे बड़े भाई जियांग चेन ने वास्तव में एमे परिवार के खिलाफ काम किया था। हालांकि ये कार्यक्रम नायक लिन फैंग के जैन संप्रदाय के शिष्य बनने के बाद हुआ, और जियांग चेन ने पूरे एमे परिवार को मिटा नहीं दिया, केवल कुछ लोगों को मार डाला। अगले दिन जियांग चेन लकड़ी के मंडप के सामने अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था,
जबकि जियांग लियान्यू ने उसके बगल में स्क्वाट किया, उसके हाथों से उसके चेहरे को उकसाया, उसे एक गिली मुस्कान के साथ देखा। 5वीं जूनियर बहन, आपके पास कुछ और करने के लिए नहीं है, जियांग चेन ने कहा और कहा। हाल ही में जियांग लियान्यू लकड़ी के मंडप के सामने दिखाई दिया, भोर की पहली रोशनी के साथ, और पूरे दिन वहां रुके रहे जब तक कि वह रात में छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने इस दौरान एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ जियांग चेन को देखने के अलावा कुछ नहीं किया। अगर जियांग चेन ने उससे बात की तो वह और भी आकर्षक रूप से मुस्कुराएगी। अगर वह नहीं होता तो वह चुप रहेगी। मेरे लिए हर दिन वरिष्ठ भाई को देखने में सक्षम होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सुनकर जियांग लियान्यू की मुस्कान खूबसूरती से खिल गई। आप अब खेती नहीं करते हैं? जियांग चेन ने फिर से पूछा। ये कैसे हो सकता है? जियांग लियान्यू ने अपना सिर हिलाया, कुछ हद तक गर्व से कहा, मैं हर रात बहुत गंभीरता से खेती करता हूँ। जियांग चेन उसे कृपया मुझे प्रशंसा करने के साथ देखने के बाद अवाक था। दिन के दौरान यहाँ दिखाई दे रहे हैं और रात में खेती करने के लिए वापस जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी था कि जियांग लियान्यू ने इस हाल की अवधि के लिए बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। हालांकि कल्टीवेटर्स को सोने की जरूरत नहीं है, हर समय किनारे पर रहना किसी के आध्यात्मिक हृदय के लिए हानिकारक है, इसलिए वे कभी कभी ध्यान या चिंतन के माध्यम से सोते या आराम करते हैं। जियांग लियान्यू के बावजूद अब असामान्यता का कोई संकेत नहीं दिखाया गया है। अगर यह जारी रहा तो वह सबसे अच्छे रूप में पागल हो सकती है और पूरी तरह से सबसे खराब रूप से अपनी पवित्रता खो सकती है। वापस जाओ और सो जाओ, मानो जियांग चेन ने जमकर धमकी दी। वह दयालु नहीं था, बल्कि ये वास्तव में हर दिन एक पागल द्वारा देखा जाना अनावश्यक था। इसके अलावा इस भयावह में भी पागल होने की क्षमता थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जियांग चेन ने इस पर पछतावा किया। जियांग लियान्यू की अपनी समझ के आधार पर वह हमेशा गर्व महसूस करती थी और इस तरह के चिढ़ाने वाले खतरे का सामना करने पर क्रोध में विस्फोट हो जाती थी। यदि वास्तव में ऐसा हुआ है तो अपने मूल गठन प्रारंभिक चरण की खेती के साथ वह वास्तव में अपना जीवन खो सकता है। इस विचार के साथ जियांग चेन की महत्वपूर्ण ऊर्जा उसके भीतर प्रसारित हुई, जल्दी से अपने पैरों पर इकट्ठा हो गई, एक त्वरित भागने के लिए तैयार। उसने केवल एक कदम उठाया था। वो सबसे बड़े वरिष्ठ भाई वास्तव में मेरे बारे में परवाह करते हैं। एक मामूली कांपने के बाद जियांग लियान्यू ने अचानक अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और आंसू में फट गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। डगमगाने के बाद जियांग चेन ने अपने सिर को गूंजते हुए महसूस किया। अध्याय 14। ली फडू प्रवर्तन के जैन संप्रदाय हॉल के महान बड़े। उनकी विशेषताएं कठोर थीं। वह शायद ही कभी मुस्कुराते थे या अनावश्यक रूप से बोलते थे, और उनके पास क्रोध के बिना भी एक शानदार उपस्थिति थी। अपनी शिखर स्वर्गीय मूल खेती के साथ वह उच्च स्थानों पर चढ़ने से केवल एक कदम दूर था। प्रवर्तन के हॉल को सीधे जैन संप्रदाय के प्रमुख द्वारा शासित किया गया था और उनके पास हॉल मास्टर नहीं था, इसलिए सभी मामलों, बड़े और छोटे, ली फडू द्वारा संभाला गया था। उस दिन ली फडू एक प्राचीन तलवार ले जाते हुए 9वें पीक पर्वत के पैर में दिखाई दिए। उसे देखकर 9वें शिखर के शिष्यों ने सभी को खुशी की वृद्धि महसूस की। जीवन संप्रदाय के अमृत शिखर के एक बड़े के रूप में माँ वू के परिवार को जीवन संप्रदाय के निशान के साथ ब्रांडेड किया गया था और संप्रदाय द्वारा संरक्षित किया गया था। अब जब एमे परिवार का वध हो गया है और माँ वू बेहोश हो गया है, तो प्रवर्तन का हॉल स्वाभाविक रूप से बेकार नहीं होगा। शिष्यों को ये जानने के लिए 2 बार सोचने की जरूरत नहीं है कि ली फडू की व्यक्तिगत यात्रा आज निश्चित रूप से जियांग चेन से पूछताछ करने के लिए थी। यदि आरोपों की पुष्टि की गई तो जियांग चेन को जियांग परिवार के समर्थन के साथ भी गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा। कम से कम उनकी खेती को समाप्त कर दिया जाएगा और उन्हें जयायान संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा। सबसे खराब रूप से उन्हें संप्रदाय के नियमों के अनुसार निष्पादित किया जा सकता है, जो संभव नहीं था। आखिरकार, हालांकि जियांग परिवार शक्तिशाली है, वे लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं करेंगे। शाही कानून केवल शो के लिए नहीं है। एमे परिवार नगण्य हो सकता है और शाही राजवंश उनके विनाश के लिए एक आंख बंद कर सकता है। हालांकि अगर जियांग परिवार ऊपरी डोमेन छोड़ने की हिम्मत करता है और सीधे केंद्रीय डोमेन के संप्रदायों पर हमला करता है, तो इंपीरियल लॉ के अनुसार यह उनके कबीले के भगाने से दंडनीय अपराध होगा। मुझे संप्रदाय को साफ करना चाहिए और आज जीवन संप्रदाय के नियमों को बनाए रखना चाहिए। एक कठोर टकटकी के साथ पहाड़ों की ओर देखते हुए ली फडू की आंखें ठंडे निर्धारण से भर गईं। 9वें शिखर में कदम रखते हुए वह जियो होंगी को देखने के लिए नहीं गया, लेकिन इसके बजाय पहाड़ों के बीच सीधे मंडप में चला गया। उन्होंने अपनी आभा को रिहा करने का इरादा किया था और जियांग चेन को अपने शिखर स्वर्गीय मूल खेती के साथ बल के एक शो के रूप में डराने का इरादा किया था। लेकिन उसके सामने का दृश्य उसे अवाक छोड़ दिया। उसकी अभिव्यक्ति जैसे उसने एक भूत देखा हो। लकड़ी के मंडप के सामने खुली जगह में जियांग चेन आराम से एक लकड़ी की कुर्सी पर जियांग लियान्यू के साथ उसके बगल में लेट गया। लियान्यू, वरिष्ठ भाई प्यासे है। लियान्यू, आओ और वरिष्ठ भाई को एक कंधे की मालिश दे दो।
लियन्यू की तलवार की हुई चाल में अभी किया, क्या ये प्रभावशाली नहीं था? लियन्यू, अगर कोई भविष्य में वरिष्ठ भाई को चुनौती देता है तो आप उन्हें हरा देते हैं। समझें, प्रत्येक बयान के साथ जियांग लियान्यू मुस्कुराएगा और खुशी की नज़र में खुद को व्यस्त करेगा। कभी कभी उसने अपने हाथों को ताली बजाई, कभी कभी उसने ईमानदारी से सिर हिलाया, बेहद आज्ञाकारी और चौकस। पहली नज़र में किसी को भी लगता है कि जियांग चेन ने एक नई नौकरानी ली थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ली फडू वास्तविकता में वापस आ जाने के बाद गुस्से में था। जियांग लियान्यू कौन था? वह एक महारानी की क्षमता, संप्रदाय के प्रिय और नौवे शिखर और जैन संप्रदाय की आशा के साथ व्यक्ति था। ये जैन संप्रदाय के उच्च अब के बीच जाना जाता था कि जियांग लियान्यू पागलपन में गिर गया था और उसका दाव का दिल अस्थिर था। जियांग चेन नौवे शिखर के सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के रूप में न केवल उसकी देखभाल करने में विफल रहे, बल्कि एक नौकरानी की तरह उसका इलाज करने के लिए उसकी भेद्यता का फायदा उठाया। ये बिल्कुल असहनीय था। जियांग चेन, आप संप्रदाय के मैल हैं, क्या आपके पास कोई विवेक नहीं है? ली फडू ने गड़गड़ाहट की आवाज के साथ उग्र रूप से दहाड़ दिया। अंतरात्मा, जियांग चेन ने शब्द के उल्लेख पर कहा। क्या ये ली फडू की तरह इन तथाकथित न्याय के उपजाऊ नहीं था, जिन्होंने पुनर्जन्म के 9 चक्रों में धूल में अपनी अंतरात्मा को रौंद दिया था? अब वे उससे विवेक के बारे में बात कर रहे थे। वे पहले कहाँ थे? क्या अर्दली यहाँ लाता है? जियांग चेन ने अज्ञानता को कम करते हुए पूछा। आपने जूनियर बहनों को परेशान किया है और जूनियर भाइयों को पीटा है, और अब आपने हमें परिवार के 40 से अधिक सदस्यों को छोड़ दिया है, जिससे कोई भी जीवित नहीं है। और अब आप हमारे संप्रदाय के विलक्षण को धोखा दे रहे हैं। इस तरह के अत्याचारों को जैन संप्रदाय की स्थापना के बाद से 1000 वर्षों में कभी नहीं देखा गया है। इन कई अपराधों के लिए मैं आज आपको पकड़ लूंगा। ली फडू की आंखें गुस्से से चौड़ी थीं। ओह, फिर चलो, आप अभी भी बहस करने की हिम्मत करते हैं? मैं आपको दिखाऊंगा। क्या? ली फडू चकरा गया था। उनकी अपेक्षाओं के अनुसार जियांग चेन को सख्त रूप से खुद का बचाव नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि जियांग परिवार को अपने समर्थन के रूप में भी लाना चाहिए। वह बस उसे आने के लिए क्यों कह रहा था? यह नहीं था कि स्क्रिप्ट को कैसे जाना चाहिए था। जबकि वह अभी भी स्तब्ध था, उसने जियांग चेन को जियांग लियान्यू की ओर देखा और कहा, जूनियर बहन, गलत तरीके से आरोपी होने के नाते वरिष्ठ भाई को बहुत बुरे मूड में डाल दिया है। चूंकि वरिष्ठ भाई एक बुरे मूड में है, तब लियान्यू। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। फिर एक बार सैद ठंडी तलवार जियांग लियान्यू के हाथ में दिखाई दी। वह सीधे ली फडू को देखती थी, उसकी आंखें अब ठंड से भर गईं। Then Lian will kill him to cheer senior brother up। ली फडू का चेहरा उन शब्दों को सुनने पर तुरंत कड़ा हो गया। उसे मारने के लिए, उसे उसकी वरिष्ठ परेशान करने के लिए। वह प्रवर्तन के हॉल के महान बड़े जियांग चेन के मनोरंजन के लिए एक उपकरण बन गए थे। क्या अधिक है, ये शब्द वास्तव में जियांग लियान्यू के मुंह से आए थे। ली फडू एक पल में समझ गए। ऐसा लग रहा था कि जियांग लियान्यू का पागलपन उनकी समझ से परे था। लेकिन समस्या थी, यहाँ तक कि अगर जियांग लियान्यू पागल था तो उसने जियांग चेन को इतनी आज्ञाकारी रूप से क्यों सुना? यहाँ तक कि जियांग चेन के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। सबसे पहले उन्होंने इसे भी हैरान किया, लेकिन ये सच है कि एक साथ दिन बिताने के बाद जियांग लियान्यू ने वास्तव में अपने सभी आदेशों का पालन किया। ये पता लगाने में असमर्थ, उसने बस इसे कर्म तक चाक किया। जियांग लियान्यू के सुझाव के रूप में उसे खुश करने के लिए, बड़े को मारने के लिए, जियांग चेन बस मुस्कुराया। वह सहमत नहीं था, लेकिन उसकी सार्थक टकटकी ने स्पष्ट रूप से कहा, जारी रखें, उसे मार डालो। बिना किसी हिचकिचाहट के जियांग लियान्यू ने अपनी तलवार उठाए और आगे बढ़ी। उसका शरीर अचानक एक ठंडी आभा को बाहर निकाल रहा था, पहले की तुलना में कई बार सघन। जब से पिछली बार उसने अपने शाही सार को आत्मविनाश करने की कोशिश की थी, केवल कुछ दिन बीत चुके हैं और उसने मानव मूल से सांसारिक मूल तक एक सफलता बनाई है। उद्धरण, ये देखने के बाद जियांग चेन के शिष्य सिकुड़ गए। वह अंदर की ओर चकित था। दिस स्पीड ऑफ हर कल्टिवेशन वाज सिंपली इनकंसीवेबल। इतना अतिरंजित कि यह प्रतिभा या एक महारानी के कद द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता है। जियांग चेन को पता नहीं था, जैसा कि कहा जाता है, अंधेरे पक्ष की ओर मुड़ने से आपको 10 गुना अधिक मजबूत होता है, जबकि मोचन आपको 1/3 से कमजोर करता है। TLN, एक वीडियो गेम की तरह, जब वे खलनायक के पक्ष में शामिल होते हैं तो अक्षर मजबूत हो जाते हैं। रेट्रोस्पेक्शन के 9 जीवनकाल के बाद जियांग चेन की तरह जियांग लियान्यू ने अपने 9 जीवनकाल का अवलोकन किया था और 1000 साल की समझ और खेती को संचित किया था। ये उसकी अथक अभ्यास के साथ मिलकर वह इतनी तेजी से प्रगति क्यों कर सकती थी? और शुरुआत से अंत तक उसका केवल एक ही लक्ष्य था, मजबूत बनने के लिए और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए। तभी वह जियांग चेन के हर दुश्मन को मार सकता था। अब वापस ली फडू, जिस क्षण उन्होंने जियांग लियान्यू की खेती के स्तर को महसूस किया, वह भी हैरान था। फिर परमानंद का एक उछाल। एक महारानी की क्षमता वास्तव में असाधारण है।
यदि वह सफलतापूर्वक बढ़ती है तो वह निश्चित रूप से जायन संप्रदाय के लिए एक आशीर्वाद होगी। ली फडू ने खुद को सोचा। अपने विचारों के बीच में बर्फ की ठंडी तलवार पहले से ही उस पर थी। ली फडू ने साइड में चकमा दिया, सहज रूप से प्राचीन तलवार को पीछे से खींचना चाहता था, लेकिन हिचकिचाया। वह जियांग लियान्यू को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। यद्यपि जियांग लियान्यू अब सांसारिक मूल खेती के थे, उन्होंने तलवार के रास्ते का अभ्यास किया और स्वर्गीय मूल के चरम पर थे। जियांग लियान्यू के लिए उसे चोट पहुंचाने के लिए उसे पिछली बार की तरह अपने शाही सार को आत्मविनाश करना होगा। लेकिन अगर वास्तव में ऐसा हुआ तो जिउन संप्रदाय एक महान आपदा का सामना करना पड़ेगा। असहाय ली फडू के पास अपनी छाती को फुलाने और चिल्लाने के लिए कोई विकल्प नहीं था। 9वें शिखर के मास्टर, क्या आप वास्तव में अपने शिष्य को इतनी लापरवाही से कार्य करने की अनुमति देंगे? उनकी आवाज उछल गई और अनगिनत पक्षियों को चौंका दिया। अगले क्षण लाल रंग में एक आकृति आकाश से उतरा और जियो होंगी वास्तव में दिखाई दिया। चले जाओ। उसकी आवाज ठंडी थी और उसकी तेजी से बढ़ती आभा ने आकाश और पृथ्वी को अचानक बदल दिया। जियांग चेन, आप संप्रदाय के लिए एक अपमान कर रहे हैं, 9वें शिखर के सच्चे शिष्य होने के अयोग्य। ली फडू ने सिर हिलाया जैसे कि यह केवल प्राकृतिक था। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। जियो होंगी की खूबसूरत आंखें ठंडी थीं। जैसा कि वह बोलती थी, उसके हाथ में एक लाल कोड़ा दिखाई दिया, उसके शरीर की तरह तराजू, लाल और गर्म धधकते हुए, जिससे तापमान चारों ओर बढ़ जाता है। मुझे, अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए ली फडू एक बार फिर से गूंगा था। आप बिना किसी सबूत के किसी को पकड़ने के लिए मेरे 9वें शिखर पर आने की हिम्मत करते हैं। यदि आप 3 सांसों के भीतर नहीं जाते हैं तो आप अपने मृत शरीर के साथ यहाँ रह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अध्याय 15। अंत में ली फडू ने अपने दांत पीस लिए और छोड़ दिया। वह जियो होंगी के लिए कोई मैच नहीं था, इसलिए उसे खुद को अपमानित क्यों करना चाहिए? तथ्य यह है कि जियांग चेन ने एमे परिवार को मार डाला था। ये निर्विवाद था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। फिर भी उसके पास एक पैर नहीं होगा, भले ही वह इस मामले को संप्रदाय के मास्टर में ले गया हो। हालांकि जाने से पहले ली फडू खुद को ये कहे बिना नहीं रह सके, 9वीं चोटी के शिखर गुरु जियांग चेन का उद्धार असंभव है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे संप्रदाय की धार्मिकता को प्राथमिकता दें। ये सुनकर जियो होंगी चुप रहा। वह आकाश में टकटकी लगाते हुए वहीं खड़ी थी, उसकी खूबसूरत आंखें संघर्ष से भर गईं। सच में वह ये भी मानती थी कि एमे परिवार का नरसंहार जियांग चेन का कर रहा था, लेकिन सबूत के बिना वह अपने गुरु के रूप में जियांग चेन को कैसे ले जा सकता है? शायद उसने आज एक गलत काम किया, लेकिन वह भविष्य में अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार थी। सांस। जियो होंगी ने एक लंबी आह भरी, जो किसी को भी सुना उसमें दुख की भावना को हिलाओ। गुरु, आपका धन्यवाद। जियांग चेन के होंठ कई बार भाग लेते थे, लेकिन अंत में वह सब कर सकता था, धनुष था और अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकता था। आप। उसे एक गहरा लुक देने के बाद जियो होंगी ने जवाब दिया, अपना ख्याल रखना। उसके सरल शब्द उदासी और नुकसान से भरे थे। जियांग चेन ने अपने दिल में एक पैंग महसूस किया, लेकिन केवल अपना सिर हिला सकता है और एक मुस्कुराहट दे सकता है। मास्टर और शिष्य एक साथ मौन में गिर गए। थोड़ी देर के बाद जियो होंगी ने धीरे से कहा, आपके दूसरे जूनियर भाई की चोटों में सुधार हुआ है। वह अब बिस्तर से बाहर निकल सकता है और चल सकता है। चूंकि आप वही थे जिन्होंने अपनी गंभीर चोटों का कारण बना, जाओ और माफी मांगी। जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक आपको उसकी दैनिक जरूरतों का ख्याल रखना है। उद्धरण चिन्ह। मैं मास्टर के आदेशों का पालन करूंगा। जियांग चेन ने फिर से झुका। जियो होंगी के मूड ने उसे इतना आज्ञाकारी देखने के बाद देखा। जियांग लियान्यू की ओर मुड़ते हुए उसने इशारा किया, लियान्यू, अपने गुरु के पास आओ। जियांग लियान्यू ने बस उसे चुपचाप देखा, एक कदम नहीं बढ़ाया। ओह। जियो होंगी ने थोड़ा अजीब महसूस किया और कहा, सर्वोच्च महान बुजुर्ग व्यक्तिगत रूप से घोस्ट रिज सोल एबिस में गए और आपके लिए 9 एबिस सोल ब्रून नामक एक आइटम को पुनर्प्राप्त किया। यह आइटम आपके दाव दिल को स्थिर करने में मदद कर सकता है। घोस्ट रिज आत्मा रसातल। जियांग चेन आश्चर्यचकित था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मुस्कुराते हुए। वह घोस्ट रिज सोल एबिस सेंट्रल डोमेन में एक बेहद खतरनाक गुप्त क्षेत्र था, जो अनगिनत भूतों और आत्माओं से भरा था। और 9 एबिस सोल ब्रून एक 8वीं कक्षा का आध्यात्मिक खजाना था, जो शुद्धतम भूत आत्माओं से गठित था, जो भूतिया ऊर्जा से अप्रभावित था और केवल 1000 साल में एक बार देखा जा सकता है। यदि भूतों ने इसका सेवन किया तो वे अपनी पुरुषवादी ऊर्जाओं को हटा सकते हैं और अपने भूतिया रूपों को मजबूत कर सकते हैं। यदि मानव कल्टीवेटर्स ने इसे लिया तो यह उनके दाव के दिल को स्थिर कर सकता है और शांत और उनकी आत्मा को पोषण कर सकता है। प्राकृतिक खजाने और गोलियों की तरह ग्रेड 1 से लेकर सबसे कम 9 तक थे। हर बार जब वे दिखाई देते थे तो ऐसे आध्यात्मिक खजाने केवल भूत रसातल के सबसे गहरे हिस्सों में पाए जाते थे। यद्यपि केंद्रीय डोमेन में काश्तकारों ने उन्हें प्रतिष्ठित किया, लेकिन उन्होंने इसमें हल्के से उद्यम नहीं किया।
कारण सरल था, भूत रसातल के भीतर गहरे ऊपरी 4 रिम्स कल्टीवेटर के साथ बराबर भूत और आत्माएं थे, और वे कई थे। 9 एबिस सोल ब्रून के लिए इन भूतों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मौत को पार करने के लिए था। जियांग चेन को जैन संप्रदाय के सेवानिवृत्त बुजुर्गों में से केवल एक व्यक्ति के बारे में पता था, जो उन भूतों के जबड़े से इस तरह के खजाने को छीन सकते थे और इसे असंतुलित कर सकते थे। व्यक्तिगत रूप से उस अमर बूढ़े व्यक्ति से निपटा जा रहा है, जैसा कि संप्रदाय की आशा से अपेक्षित है। एक महारानी की क्षमता वास्तव में अलग है, जियांग चेन ने तिरस्कारपूर्वक सोचा। वह खुद भी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली भी थे। पुनर्जन्म के 9 चक्रों से गुजरने के बाद उन्होंने एक बार रक्त बहाया था और संप्रदाय के लिए योग्यता अर्जित की थी, परंतु इसका परिणाम क्या हुआ? फिर भी उनकी खेती को समाप्त कर दिया गया था और उन्हें संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया था। दूसरी ओर जियांग लियान्यू था। 9 रसातल आत्मा भ्रूण सुनने पर आश्चर्य का एक संकेत उसकी आंखों में चमक गया, लेकिन ये केवल एक पल के लिए था। अगले दूसरे उसने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं वास्तव में पागल नहीं हूँ। इसने जियो होंगी को एक सिरदर्द दिया, क्योंकि उसने खुद को सोचा था कि वास्तव में जो पागल है वे इसे कभी भी महसूस नहीं करते हैं। उसे पता नहीं था कि जियांग लियान्यू वास्तव में पागल था और अंधेरा हो गया था। लेकिन यह एक अस्थिर दाव दिल या एक क्षतिग्रस्त आत्मा के कारण नहीं था, बल्कि 9 जीवनकाल और 1000 साल के आत्मा प्रासा के अपराध के कारण था। सीधे शब्दों में कहें, ये दिल की बीमारी थी। इस तरह की बीमारी को ठीक करना मुश्किल है, और यहाँ तक कि काश्तकारों को भी दिल के उपाय की आवश्यकता होती है, और उसका उपाय जियांग चेन था। जब तक कि एक दिन जियांग चेन व्यक्तिगत रूप से उसे माफ नहीं कर देता है और 9 जीवनकाल में गलतफहमी के कारण होने वाली नाराजगी को छोड़ सकता है, अन्यथा जियांग लियान्यू गहरे रंग में बदलना जारी रखेगा, किसी भी इलाज की पहुंच से परे। मेरे अच्छे शिष्य, मुझे पता है कि आप पागल नहीं हैं, लेकिन कोशिश करने में क्या नुकसान है? चिंता मत करो, आपका गुरु हमेशा आपके साथ रहेगा। जियो होंगी ने एक बच्चे को सहलाने के धैर्य के साथ बात की, लेकिन जियांग लियान्यू ने उसे दिया कि वह ऐसा था जैसे वह एक मूर्ख को देख रही हो। जियो होंगी एक बार फिर अवाक था। ये वह नहीं था जो उसने उम्मीद की थी। पिछली बार जियांग लियान्यू को ये देखते हुए कि वह अपने शाही स्रोत को आत्मसात करने वाला था और फिर बंद हो गया क्योंकि वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। अब जियांग लियान्यू की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से समान नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका पागलपन तेज हो गया हो? उद्धरण, इस विचार के साथ जियो होंगी के भाव ने चिंता के साथ कहा, और वह एक नुकसान में महसूस कर रही थी। ये देखकर और अपने सुंदर गुरु को इतना परेशान नहीं करना चाहता था, साथ ही साथ सुरक्षित पक्ष पर भी। जियांग चेन ने आखिरकार कहा, जूनियर बहन, आपको मास्टर सुनना चाहिए। ओह, जियांग लियान्यू ने सिर हिलाया और जियो होंगी के पक्ष में छोटे कदम उठाए। जियो होंगी प्रश्न के निशान से भरा था। क्या चल रहा था? उन्होंने कहा कि पिछली बार जब जियांग लियान्यू ने अपने शाही स्रोत और एक जंगली विचार को उसके सिर में पॉप करने की कोशिश की। ये हो सकता है। शुरुआत से अंत तक जियांग लियान्यू ने केवल जियांग चेन को सुना। मुख्य शिखर के रास्ते में जियो होंगी ने अधिक से अधिक महसूस किया कि यह मामला हो सकता है। 9वें शिखर के शिखर मास्टर के रूप में 9वें शिखर में एक भी घास या पेड़ नहीं। अगर वह जांच करना चाहती है तो वह उसकी दिव्य अर्थ से बच सकती है। जब जियांग चेन ने जियांग लियान्यू को चारों ओर आदेश दिया जैसे कि वह एक नौकरानी थी, जियो होंगी को लगता है कि यह इसलिए है क्योंकि जियांग लियान्यू उसके सही दिमाग में नहीं है। अब ऐसा लग रहा था कि मामला नहीं हो सकता है। 98.6% सटीकता के साथ पाल शेयर की कीमत का एआई विश्लेषण। 98.6% सटीकता के साथ टाटा स्टील शेयर की कीमत का एआई विश्लेषण। इसने जियो होंगी को और भी अधिक चिंतित कर दिया। एक गुरु के रूप में वह हमेशा उम्मीद करती थी कि उसके शिष्य एकजुट होंगे और करीब होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं। हालांकि जियांग चेन ने कुछ भी अनुचित नहीं किया था, फिर भी यह स्वीकार्य नहीं था। वह नहीं चाहती थी कि उसका शिष्य लंबे समय तक जियांग चेन के पक्ष में रहे, संभवतः नकारात्मक रूप से प्रभावित हो। एक विद्रोही शिष्य ने पहले ही उसे थका दिया था, एक और उसे पागल कर देगा। क्या यह नहीं होगा? जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती थी, उतनी ही जियो होंगी ने महसूस किया कि वह चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उसने जियांग लियान्यू के सिर को धीरे से स्ट्रोक करने के लिए अपना हाथ उठाया, जो दयालु और स्वीकार्य दिखने की कोशिश कर रहा था। लियान्यू, आप अब से अपने गुरु का अनुसरण कैसे करते हैं? और अपने सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को देखना बंद करो। वह बूम! इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, बर्फीले आभा का फट जियांग लियान्यू के भीतर से फट गया। आभा मजबूत और मजबूत हो गई, जिससे जियो होंगी भी कपकपी हो गई। चिंतित है कि जियांग लियान्यू हिंसक रूप से प्रतिक्रिया कर सकता है और अपने शाही स्रोत को आत्मविनाश कर सकता है। जियो होंगी ने जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश की। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। वरिष्ठ भाई और बहन के रूप में आपको स्वाभाविक रूप से एक साथ अधिक समय बिताना चाहिए। यकीन से जैसे ही ये शब्द बोले गए, जियांग लियान्यू ने तुरंत अपनी आभा को वापस ले लिया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रूप से उसके सिर को हिलाया। लेकिन आपके सबसे बड़े वरिष्ठ भाई,
जियो होंगी ने जारी रखने का अवसर लिया। बूम, बर्फीली आभा फिर से दिखाई दी, पहले से भी अधिक क्रूर। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियो होंगी शब्दों के लिए एक नुकसान में था। उसे पता चला था, जिस किसी ने भी जियांग चेन को देखने से रोकने की कोशिश की या जियांग चेन की बीमार इल को तुरंत जियांग लियान्यू के प्रकोप को ट्रिगर किया जाएगा। कोई अपवाद नहीं। ये सब क्या था? यदि यह जियो होंगी की गहन खेती के लिए नहीं है, तो उसे ये देखने की अनुमति देता है कि जियांग लियान्यू को अनहोनी कर दिया गया था। उसे संदेह हो सकता है कि जियांग चेन ने जियांग लियान्यू को परेशान किया था। खैर, उसे बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। उसके दिल में एक लंबी आह के साथ जियो होंगी के पास विषय को जबरन बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हे, आज का मौसम काफी अच्छा है। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।